जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा अभिनंदन का से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। इस चैप्टर के साथ तकलीफ ये है कि ये तो हर एग्जाम में आता है और उससे बड़ी तकलीफ ये है कि विद्यार्थी इसके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उसका रीजन है कि विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज के क्लास के बाद, क्योंकि एक ही लेक्चर में हम इसे खत्म करने वाले हैं, आज के क्लास के बाद कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आप एक नज़र में सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आज वाली क्लास आपको पूरी देखनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के माध्यम से जितने वैरायटी आज तक बने हैं सारे वैरायटी आपको क्लियर करने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहें और विश्वास दिलाता हूं आज के बाद इस चैप्टर का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको निष्कर्ष नाम का मतलब समझा दें। तो बड़ा ही साफ सुथरा मतलब है। आप अपने गांव या शहर में कभी बाबा जी को प्रवचन कहते हुए सुने? अरे बोलिए, बाबा जी प्रवचन कह रहे हैं, हमारे आप जैसे कुछ श्रोता उन्हें बड़े प्यार से सुन रहे हैं। अरे हुआ है ऐसा? बिल्कुल होता होगा। तो हमने अपने क्षेत्र में बाबा जी को प्रवचन कहते हुए सुना है। तो जब ये बाबा जी प्रवचन कहते हैं या कथा कहते हैं तो श्रोता लोग उसे सुनने के बाद, उस कथा को सुनने के बाद कथा से कुछ निचोड़ निकालते हैं, और ये जो निचोड़ निकालते हैं उनके कथा से, वही निचोड़ निष्कर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कथा में बाबा जी श्री राम जी के बारे में बताए जा रहे हैं। आप श्रोता है तो उनका कथा सुनने के बाद, राम जी का कथा सुनने के बाद क्या निचोड़ निकाला आपने? तो आपने यही निचोड़ निकाला होगा, बड़ा ही मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, क्रोध पे काबू पाने वाले व्यक्ति थे, आज्ञाकारी व्यक्ति थे। यही सब निचोड़ निकाले। तो कथा के बाद जो निचोड़ निकलता है वही हमारा निष्कर्ष होता है। परिभाषा समझ गए? बहुत बढ़िया। तो आइए, इस बात को मैंने लिख भी रखा है कि कथन के विवेचना के बाद निकाला गया निचोड़ निष्कर्ष कहलाता है। कथन सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, जो बाहर निकाल के लाएंगे वही निष्कर्ष है, वो निचोड़ वही निष्कर्ष है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को पता है कैसे सॉल्व किया जाएगा? एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से निष्कर्ष हमें मान्य करने हैं, कौन से निष्कर्ष हमें अमान्य करने हैं, और जब दिमाग में वह ढांचा बन जाएगा तो पूरा मिला के प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कौन सा निष्कर्ष मान्य होगा। तो देखिए क्या लिख रखा है, मान्य निष्कर्ष। तो बड़ा ही खूबसूरत दो ही नियम है। दो निष्कर्ष हमेशा मान्य होते हैं, एक तो जो कथन के क्षेत्र में होता है और जो 100% सत्य होता है। कथन क्षेत्र में होने का मतलब यह हुआ कि आपको कथन में ही सोचना है, कथन में ही सोचना है। आराम से कथन को पढ़िए और उसी के क्षेत्र से जो निचोड़ निकालिएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा निष्कर्ष होगा। तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? कथन के क्षेत्र से होना चाहिए और 100% सत्य होना चाहिए। आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से निष्कर्ष कथन के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आराम से 5-6 क्वेश्चन तक मेरे साथ बने रहिए। अभी जब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, अभी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आप आंसर दीजिएगा। अभी शुरुआत के 6-7 क्वेश्चन बस मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए और आप आराम से सुनते रहिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला उदाहरण देखिए। देखिए क्या कह रहा है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 6 साल से कम उम्र के बच्चे की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। कोई होगा मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है, अगले महीने गर्भवती महिलाएं और जिनके बच्चे 6 वर्ष से कम है उन महिलाओं को समय में सहूलियत दी जाएगी। तो ठीक है, वो बोल रहे हैं, बाकी नीचे जनता सुन रहा है। अब जनता सुनने के बाद कुछ निचोड़ निकालेगा और वही जो निचोड़ निकालेगा वही निष्कर्ष है। अब ये निचोड़ निकालने का प्रयास करते हैं। माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े प्यार से यहां से मैं ये निचोड़ निकाल सकता हूं। अब सोचिए कैसे निकाल सकता हूं। उसने क्या बोला था, जो महिलाएं जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, 6 साल से छोटे हैं, उन महिलाओं को हम क्या करेंगे, समय में सहूलियत देंगे। मतलब उनसे हम कम समय लेंगे, उनको समय ज्यादा देंगे अपने परिवार के साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। तो बिल्कुल यहां से हम ये निचोड़ आराम से निकाल सकते हैं कि माताओं को शुरुआती साल में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। तभी उन्होंने वहां कहा है जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं उन्हें हम समय में सहूलियत देंगे। तो ये वाला आराम से कथन क्षेत्र से निकल रहा है और ये 100% सत्य है।
कुछ नहीं, बस बड़े प्यार से वहां से निकालना है, जो निकल गया निष्कर्ष है। आगे, कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव का परवाह करता है। मतलब जो कंपनी है महिला कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, बड़े प्यार से बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये वाला निष्कर्ष भी यहां से निकलता है कि कंपनी महिलाओं के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। कैसे समझ रहा है? अरे समझ रहा है तभी तो वो क्या कह रहा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, हम उन्हें काम के समय में सहूलियत दे रहे हैं। तो हम आराम से समझ गए कि बिल्कुल वो कंपनी महिलाओं के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? यहां से ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। अरे क्लियर है? तो मानने वाले निष्कर्ष कौन से होते हैं? फिर से बताइए। सर कथन क्षेत्र से आते हैं, 100% सही होते हैं। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। बस आराम से बने रहिए, सच बता रहे, इस तरह आपका कभी क्लियर नहीं हुआ रहा होगा, आज के बाद एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखिए। नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गया, जिससे टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली है। सुन लिया? कोई होगा बात कर रहा होगा, क्या कह रहा है? नयन 2014 में टीम में शामिल हो गया और जिससे क्या हुआ, 2016 और 2018 के बीच 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी उनकी टीम ने जीती है। सुन लिया? अब वहीं से निकालिए निचोड़, वही निष्कर्ष है। आइए क्या कह रहा है? नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों में मदद की है। बिल्कुल 100% ये निष्कर्ष यहां से निकलता है। मुझे कैसे पता चला टीम को नई ऊंचाई में मदद मिला है? अरे 3 चैंपियनशिप जिताया है, 3 चैंपियनशिप जिताया है। 2014 में शामिल हुआ, 2016 और 2018 के बीच 3 चैंपियनशिप जिताया है। तो बिल्कुल ये निष्कर्ष यहां से आराम से निकल रहा है कि नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों में मदद की है। दूसरा, नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, ये भी यहां से निकल रहा है, ये भी निष्कर्ष यहां से निकल रहा है। पता कैसे निकल रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं, नयन 2014 में फुटबॉल टीम में शामिल हुआ, जिससे मतलब उसके शामिल होने से टीम 2016 और 2018 के बीच 3 चैंपियनशिप जीता है। तो बिल्कुल ये भी निचोड़ निकलता है, नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है। अरे क्लियर है? इसे कहते हैं कथन के क्षेत्र में होना, कथन से बाहर निकालना और 100% सही होना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आज के बाद आपको इस चैप्टर से पूरी लाइफ डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे देखिए, सोचिए, पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है? घर पर उगाई गई फल व सब्जियां आयातित फल व सब्जियों के उपयोग करने की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। आयातित मतलब जो खरीद के आता है। तो ये कह रहा है जो घर पर उगाए गए फल व सब्जियां हैं, खरीद के आए हुए फल व सब्जियों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। पढ़ लिया? क्या पढ़ा? घर वाला साग सब्जी फल, कृत्रिम वाला जो आयातित फल व सब्जियां जो खरीद के लाते हैं, उनके तुलना में ये वाला स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का प्रयोग करके फ्रेश दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब जो आयात करके लाते हैं वो जो फ्रेश दिखते हैं ना, वो कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जाता है, जैसे पानी वानी मार दिया, फ्रीज में रख दिया, इस तरीके से। तो बस पढ़ लिया, यहां से निचोड़ निकालना है। क्या कह रहा है? आयातित सब्जियां कृत्रिम स्थितियों के तहत फ्रेश बनाकर रखी जाती है। बिल्कुल ये निचोड़ आराम से निकल रहा है यहां से। देखिए सीधे तो लिखा है, जिनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये वाला निचोड़ तो बड़े प्यार से निकल रहा है। इसको देखिए, घर पर उगाई गई फल व सब्जियां आमतौर पर ताजी होती हैं। बिल्कुल ये वाला भी निचोड़ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? बड़े प्यार से समझिए, इन्होंने दोनों का कंपेयर किया, घर वाले का और आयात किए जाने वाले का कंपेयर किया, और कह रहा है आयात जो करके ला रहे हैं वो कृत्रिम तरीके से उसको फ्रेश दिखाया जा रहा है। तो आयात वाले को कृत्रिम तरीके से फ्रेश दिखाया जा रहा है। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि घर वाला जो है फ्रेश है, ताजा होता है। तो यही कह रहा है घर पर उगाया गया फल व सब्जी आमतौर पर ताजा होता है। तो यहाँ से कौन सा निकल के आ रहा है? ये दोनों निकल के आ रहा है। अरे समझ गए? बहुत बढ़िया। तो क्या है मान्य निष्कर्ष? सर मान्य निष्कर्ष के 2 नेचर है, कथन से निकल के आए और ये 100% सही हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको 2-3 अमान्य वाले बता देते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, अब आइए देखिए अमान्य वाला कौन सा है। अमान्य वाला किसे कहते हैं? अमान्य वाले के भी 2 नेचर हैं।
एक तो कथन क्षेत्र से परे हो और दूसरा चरम सीमा पर हो। अब कथन क्षेत्र से परे होने का मतलब क्या हुआ? कथन क्षेत्र से परे होने का मतलब ये हुआ, ये कथन है और आपने क्या किया, कथन को कर दिया इग्नोर, कथन को कर दिया इग्नोर और लगा दिया अपना जेब वाला ज्ञान, दिमाग वाला ज्ञान, मतलब कथन को इग्नोर ही कर दिया। मतलब कथन के क्षेत्र को आप देख ही नहीं रहे कि कथन में किसका जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र नहीं हो रहा है, और लगे आप बाहर से लाके ज्ञान डाल लें। तो ऐसे निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। व्यवहारिक रूप से हमारे आपके लाइफ में लगे कि हाँ ये वाली बात सही है, लेकिन अगर वो कथन के क्षेत्र में नहीं है, कथन के क्षेत्र में नहीं है, तो उसे हम गलत कर देते हैं। हमें मतलब जो भी निष्कर्ष निकालना है कथन से ही निकालना है, अपने दिमाग से नहीं निकालना है कि अपने दिमाग वाला निष्कर्ष निकाल दिए। तो निष्कर्ष कौन सा अमान्य हो जाएगा? जो कथन क्षेत्र से परे होगा, और दूसरा जो निष्कर्ष चरम सीमा पर चला जाएगा। चरम सीमा का मतलब जैसे एकमात्र, केवल, सभी, ऐसे वर्ड जिसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, पहला देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, पढ़ लिया। आइए यहां से निचोड़ निकालते हैं। कह रहे हैं सुबह का योगा अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है। तो ये वाला निष्कर्ष मेरे भाई चरम सीमा पे चला गया। क्यों चरम सीमा पे चला गया? ये कह रहे हैं सुबह का योगा अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। बस एक ही तरीका है कि बस आप सुबह सुबह में योगा करिए, तभी जो है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए या दुनिया में किसी भी काम के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जरूरी थोड़ी है मैं योगा करके ही स्वास्थ्य अपना अच्छा रख सकता हूँ। अरे मैं रनिंग कर लूंगा, मैं जिम कर लूंगा, मैं जॉगिंग कर लूंगा, मैं तैराकी कर लूंगा। तो ऐसे एकमात्र बोलना, केवल बोलना, किसी को चरम सीमा पे पहुंचा देना, ये गलत होता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी काम के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि सुबह का योगा ही एकमात्र तरीका है स्वस्थ रहने का। तो ये वाला निष्कर्ष क्या करना है? गलत कर देना है, क्योंकि ये चरम सीमा पर जा चुका है, क्योंकि और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? शाम के समय, शाम के समय, शाम के समय। अब ध्यान से देखिए, अब यहां शाम के समय से ही हम इसे गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि यहां सुबह का बात कर रहा है, कथन में किसका बात कर रहा है? यहां कथन में सुबह का बात कर रहा है, सुबह का योगा, सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सुबह का योगा अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो शाम का योगा कैसा है कैसा नहीं है, इस बारे में कथन का कोई लेना देना नहीं है। तो आगे ये कितनी भी अच्छी लाइन लिखे होते, हम इसे गलत ही कर देते। अगर इन्होंने ये भी लिखा होता ना ऐसे कि शाम के समय योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शाम के समय का योगा भी, शाम के समय का योगा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ठीक है, हमारे आपके लिए रियल लाइफ में तो ये ठीक है। रियल लाइफ में ये चीजें इंप्लीमेंट करती हैं कि शाम के समय भी योगा कर लीजिए तो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इसे गलत मानूंगा, फिर भी मैं इसे गलत कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने दिमाग से नहीं सोचना है, अपना जेबी ज्ञान, अपना पॉकेट वाला ज्ञान यहाँ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये शाम के समय का हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो सुबह के समय की बात कर रहे हैं, तो शाम के समय क्या अच्छा रहेगा क्या अच्छा नहीं रहेगा, अपने पर्सनल लेवल पे नहीं जाना है, उसे हमें बोल देना है कथन क्षेत्र से बाहर है और गलत कर देना है। तो इसे कहते हैं कथन क्षेत्र से परे होना। डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सुबह का योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो शाम के समय का योगा अच्छा है नहीं है, कुछ भी बोलेगा हम उसे गलत कर ही देंगे, क्योंकि शाम के समय वाला मुद्दा कथन के क्षेत्र में नहीं है। पर्सनल क्षेत्र में तो बहुत कुछ है, लेकिन कथन के क्षेत्र में शाम का समय नहीं है। तो पर्सनल लेवल पे कभी नहीं सोचना होता है, जहां आप पर्सनल लेवल पे सोचेंगे वही गलती हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे गलत कर रहा हूं। और शाम के समय योगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो वैसे ही मैं गलत कर रहा हूं। लाभदायक भी बोलता तो भी मैं गलत कर देता, क्योंकि शाम का समय कथन क्षेत्र में नहीं है। और ये वाला क्यों गलत कर दिया? सुबह का योगा अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, ये चरम सीमा पे चला गया, क्योंकि और भी तरीके हो सकते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष अमान्य कर देना है? जो कथन क्षेत्र में ना हो या चरम सीमा पर चला गया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आगे। देखिए अब बड़े प्यार से आप समझ जाएंगे कौन कथन क्षेत्र में है कौन सा नहीं है। क्या कह रहे हैं? शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष, शिक्षक अमित को नापसंद करता है।
भैया हम कथन को एकदम ध्यान से देख रहे हैं, हमें तो ये निचोड़ नहीं मिल पा रहा है कि शिक्षक पसंद अमित को नहीं करता है इस वजह से डाटा कहीं से मिल पा रहा है, कहीं से पता चल पा रहा है कि अमित को नहीं पसंद करता था इसलिए डाटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कथन क्षेत्र से बाहर है। आपको क्षेत्र में ही बने रहना है, बिल्कुल अडिग रहना है, क्षेत्र के बाहर नहीं जाना है। दूसरा क्या कर रहा है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करता। भैया हमें तो नहीं पता चल पा रहा है कि कक्षा उसे पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, ये वाली बात तो हमारी कथन क्षेत्र से परे है। गलत। क्या बात को समझ पा रहे, कथन क्षेत्र वाला बाहर होता है, कथन क्षेत्र वाला बाहर होता है, कथन क्षेत्र के बाहर वाला गलत होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे देखिए। हाँ, ये बड़ा प्यारा प्रश्न देखिए इसे। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। पता है क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गांव में जाइए तो वहां के जो लोग होते हैं, अगर मान लीजिए आप अपरिचित हैं उस गांव वालों के लिए, तो गांव वालों का रवैया सहयोगात्मक होता है, मतलब वो पूरा मदद करते हैं, आपका सहयोग करने के लिए पूरा मदद करते हैं। हमने तो अक्सर देखा, अगर मैं गांव में जाता हूं तो अगर मुझे पता पूछना, अगर मैंने किसी बुजुर्ग से पूछ लिया तो वो पूरा प्रॉपर एकदम ढंग से पता बताते हैं कि एक काम करिए, सीधा जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए, फिर बाएं लीजिए, फिर दाएं लीजिए, फिर दाएं लीजिए, फिर वी टर्न आएगा, फिर दाएं लीजिएगा, फिर दाएं लीजिएगा, फिर बाएं लीजिएगा। मतलब वो घर तक पहुंचा देते हैं इशारे इशारों में। बात पल्ले पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन वो इशारे इशारे में घर तक पहुंचा देते हैं। तो वही कह रहे हैं। और आज का जनरेशन क्या है, आज का जनरेशन कैसे एड्रेस बताता है, भैया आप जाओ सीधे बाएं ले लेना, फिर किसी से पूछ लेना। लेकिन पुराने लोग कभी भी मिलिए तो देखिए वो घर तक पहुंचा देते हैं, भले ही कितना कितना मूड आया हो, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता आप समझ रहे नहीं समझ, लेकिन वो बताएंगे पूरा जब तक आप घर नहीं पहुंच जाएंगे, इशारे इशारे में सब समझा देंगे। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीण का रवैया सहयोगात्मक होता है, मतलब गांव के लोग सहयोग करते हैं। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। अपरिचित व्यक्तियों का प्रति शहरी लोगों का रवैया, हो बड़ा तकलीफ। शहरी लोग का तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, कथन क्षेत्र में शहरी लोगों का रवैया कैसा हमको तो नहीं दिख रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, कथन क्षेत्र से बाहर, कथन क्षेत्र से बाहर, कथन क्षेत्र से बाहर। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देगा। अब शहरीकरण क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें तो कथन के क्षेत्र में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमें गलत कर देना है। आपको अपना खुद का अनुभव नहीं बताना है कि आप अपने अनुभव के हिसाब से, किसी शहर वाले ने आपको धोखा दे दिया तो आपने शहर वाले को बुरा बना के गलत सही कर दिया, फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय। आपको कथन क्षेत्र में बने रहना है, और कथन के क्षेत्र में शहर का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कौन से निष्कर्ष गलत हो जाते हैं सर, जो कथन क्षेत्र से बाहर होते हैं और जो चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। चलिए देखिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। हाँ, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। कह रहा है पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है। गलत। क्या यहां से यही रिजल्ट निकल रहा है कि पढ़ने के लिए और कोई समय ही अच्छा नहीं है? अरे बकवास कर रहा है। कह रहा है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है, मतलब पूरे दिन पढ़िए, लेकिन सबसे अच्छा वाला जो टाइम माना जाता है प्रातःकाल माना जाता है। कह रहा है पढ़ने के लिए कोई समय अच्छा नहीं है। क्या यही निचोड़ निकाल रहा है कि कोई समय अच्छा ही नहीं है? गलत। दूसरा क्या कर रहा है, व्यक्ति को केवल प्रातःकाल में पढ़ना चाहिए। गलत। आपके निष्कर्ष में केवल एकमात्र ऐसे कोई वर्ड नहीं आने चाहिए जो आपको चरम सीमा पे पहुंचा देता हो। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपसे ये कहूं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करिए, और निष्कर्ष में ये निकाल दूं केवल अभिनंदन में ही अच्छा पढ़ाया जाता है, तो गलत हो जाएगा, चरम सीमा पे पहुंच गया, क्योंकि और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपके निष्कर्ष में क्या आना चाहिए, केवल एकमात्र सभी ऐसे वर्ड नहीं आने चाहिए। क्लियर है? तो ये कुल मिला के हम समझ गए मानने वाला कौन सा होता है, अमान्य वाला कौन सा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। चलिए आइए देखिए। हाँ, एक नोट लिख रखा है क्या, यदि कथन चरम सीमा पर हो तो निष्कर्ष चरम सीमा पर जा सकता है। देखिए, हमें आपके एक एक नंबर की कदर है, एक एक नंबर की कदर है। अब कुछ टीचर बता देते हैं ये वर्ड नहीं आने चाहिए, और विद्यार्थी बेचारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट लेता है ये वर्ड नहीं आने चाहिए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये वर्ड आएंगे भी और सही भी हो जाएंगे।
कब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, दिखाते हैं। क्या लिख रखा है, यदि कथन चरम सीमा पर हो तो निष्कर्ष चरम सीमा पर जा सकता है। आइए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसे पढ़िए और इनके भावनाओं को समझिए और बताइए इसमें इस निष्कर्ष। वैसे तो अगर जो लोग तोता है रट्टा मार रखे हैं वो तो बोलेंगे सभी हैं, सभी हैं, लाओ गलत कर देते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यही सिखाना चाहता हूं कि तोता मत बनिए, आराम से इनके भावनाओं को समझिए। क्या पता ये चरम सीमा पर चले गए हो, और अगर ये चरम सीमा पे है तो ये भी चरम सीमा पे जा सकता है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं। आइए इसको एनालिसिस करते हैं। छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, मतलब ये क्लब में जितने हैं ना, क्लब में जितने आप देख पा रहे हैं सब क्या है, छात्र ही हैं। पहली लाइन को समझिए, प्रयास करिए, एनालिसिस करिए खूब अच्छे से। यही तो पहली लाइन का मतलब है, छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, मतलब ये क्लब में जितने हैं सब छात्र लोग ही हैं। ठीक है, आगे क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, मतलब फिर इन छात्रों में कुछ छात्र विवाहित हैं। मान लीजिए ये वाले छात्र विवाहित हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं, मतलब ये जो छात्र ये विवाहित हैं ये सब डांस के लिए आमंत्रित हैं। फिर तो ये निष्कर्ष हम बड़े प्यार से बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित हैं। तो यही कह रहा है, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित हैं। तो क्या इसे गलत कर दूं? नहीं सर, इसे गलत नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि कथन में ही उन सभी को रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर ये वाले सभी तो आ ही सकते हैं। तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, वो होता है चरम सीमा पे जो अभी अभी हमने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करिए, तो निष्कर्ष केवल अभिनंदन में ही पढ़ाया जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑलरेडी चरम सीमा पे है तो ये चरम सीमा पे जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ, आज से पहले आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया कभी नहीं क्लियर हुआ होगा। आज के बाद आप इस चैप्टर में कभी गलती नहीं करने वाले। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए एक और देखिए, नहीं ये गलत, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती है। ये रेलवे का क्वेश्चन है, मुझे बखूबी याद है। आई क्या कह रहे हैं, जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि सर्जरी कुछ समय पहले हो जाता। समझ रहे क्या कर रहे हैं, जिस पेशेंट को रात में लाया गया था वह बच गया होता अगर सर्जरी कुछ समय पहले हो गया होता। मतलब सर्जरी की वजह से हालत मौत तक आ गई, मतलब ये कह रहा है अगर बच गया होता, अगर उसका सर्जरी थोड़ा सा पहले हो गया होता, मतलब सर्जरी न होने की वजह से बात मौत तक आ गई। आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है, जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। अब क्या एकमात्र वर्ड आ गया तो गलत कर दूं? नहीं कर सकता, गलत नहीं गलत कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए कथन में क्या कह रहा है, जिसे कल रात हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाया गया था थोड़ा सा पहले उसका सर्जरी हो गया होता तो बच गया होता, मतलब सर्जरी ही उसका एकमात्र विकल्प था बचने का। तो बिल्कुल जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था, तो हम इसे गलत नहीं कर सकते, इसे सही करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर कथन ही अपने चरम सीमा पर हो तो निष्कर्ष चरम सीमा पे जा रहा है, जाने दीजिए। अरे क्लियर है? तो कुल मिला के हम बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको ये समझाने में सफल हो गए हैं कि हमारा कौन सा निष्कर्ष मान्य होगा, कौन सा निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। तो पहले तो एक कौन सा निष्कर्ष मान्य होगा, सर बड़ा ही साफ सुथरा नियम है, जो कथन क्षेत्र में होगा, जो कथन से निकाला जाएगा और 100% सही होगा, सर वो वाला निष्कर्ष मान्य होगा। मैं बोलूँ कौन सा निष्कर्ष अमान्य होगा, सर बड़ा ही साफ सुथरा नियम है, जो कथन क्षेत्र से परे होगा, मतलब जहां पे हम अपना दिमाग लगा देंगे, जहां पे हम अपना दिमाग लगा देंगे वही वाला गलत हो जाएगा। मतलब कथन क्षेत्र से परे, मतलब कथन गया तेल लेने और आप अपने हिसाब से सोचे जा रहे हैं, तो फिर वो गलत है। आपको कभी भी कथन क्षेत्र से परे नहीं जाना है। तो सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे जो कथन क्षेत्र से परे हों और जो चरम सीमा पर गए हों। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे लगता है सफल रहा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ही वाली क्लास में मैं चाहता हूँ आप सारे वैरायटी सीख जाएं जितना आज तक बना है। तो स्क्रीनशॉट तो इसका तो कोई जरूरत है नहीं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अब बहुत प्यार से, बहुत आराम से क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर। हाँ, अब ये समझ लीजिए क्वेश्चन आता कैसे है। देखिए ध्यान से, कथन आएगा, निष्कर्ष आएगा और ऐसे विकल्प आएंगे। मान लीजिए यहां से पहला वाला मिला तो बोलेंगे 1 निकलता है, ये वाला मिला तो आप बोलेंगे 2 निकलता है। अच्छा मान लेते हैं ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो लगाएंगे न तो 1 न तो 2 मिलता है। अच्छा मान लेते हैं दोनों मिल गया, ये भी मिल गया, यहां से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो 1 व 2 दोनों निकलते हैं। एक विकल्प और बनता है, या तो 1 या तो 2। अभी हम लास्ट में जाते जाते सब पढ़ा के जाएंगे। चलिए अब आपको समय देता हूं, इसे ट्राई करिए। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। पढ़ लिया, सुन लिया, अब यहीं से निचोड़ निकालिए। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। स्वस्थ लोग, स्वस्थ लोग, ओहो गलत, स्वस्थ लोग देखते ही गलत। आगे ये कितना भी बढ़िया लिख दिए हो, भले ही ये लिख दिए हो कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं पड़ती, तो पर्सनल लेवल पे वो सही हो जाता कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें पर्सनल लेवल पे नहीं जाना है, हमें तो कथन के दायरे में रहना है। और कथन में बीमार लोगों का जिक्र हो रहा है, स्वस्थ लोगों का जिक्र नहीं हो रहा है, तो आगे कुछ भी हो हम गलत कर ही देते हैं। बाकी आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत होती है। वैसे भी ये गलती है। अगर ये भी लिखते ना स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, तो भी पर्सनल लेवल पे भले ही सही लगता, लेकिन हम उसे गलत कर देते, क्योंकि कथन के क्षेत्र में बीमार लोगों की बात हो रही है, न कि स्वस्थ लोगों को। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। ये पहला मैं क्यों गलत किया सर, ये कथन क्षेत्र से परे है। चलिए दूसरा देखिए, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचूं तो मैं कहूंगा सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, घर पे लोग दवा रखते हैं, नहीं कुछ है तो दर्द का ये गोली रखें। तो फिर वही बात, जहां आपने अपना दिमाग लगाया, जहां आप कथन को इग्नोर किए, वही कहानी खत्म। कथन में कहीं पता चल रहा है, कथन में कहीं पता चल रहा है क्या कि घर पे कौन से लोग क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं? तो ये कथन के क्षेत्र से बाहर है कि लोग अपने घरों में क्या रखते हैं, गलत। तो क्या लगाइएगा, न तो 1 न तो 2 अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है? तो आप चाहे तो ऐसे एक बड़ा सा लिख लें। क्या लिख लें? ऐसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना पॉकेट ज्ञान अपने पॉकेट में रखना है। कहाँ का ज्ञान लगाना है? बस कथन को देखना है, वहीं से निकालना है। आपका ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें बस कथन से निकाल के दीजिए, वही निष्कर्ष है। अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला ट्राई करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आराम से इसको पढ़िए, निचोड़ निकालिए, वही निष्कर्ष है। कह रहे यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक जीतेंगे। अगर थोड़ा सा खेल को सपोर्ट किया जाए तो भारतीय ना और पदक जीतेंगे। आइए निचोड़ निकालते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते। ओहो गलत गलत गलत। क्यों गलत? अरे सीधे कह रहा है कि अगर ध्यान दिया जाए तो और अधिक जीतेंगे, अधिक जीतेंगे और अधिक जीतेंगे। मतलब जीतते हैं लेकिन ध्यान दे देंगे तो थोड़ा और अधिक जीतेंगे। तो ये कहां से निकल रहा है कि स्वर्ण पदक नहीं जीतते? गलत। ये क्या कह रहा है? खेल कूद को प्रोत्साहन से रिजल्ट में सुधार होगा। बिल्कुल यही निकल रहा है, यही निचोड़ निकल रहा है कि यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो और अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो यही निचोड़ निकल रहा है कि खेल कूद का प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करिए। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। अनेक संपादक ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। वैसे क्या होते हैं ये छापने वाले ना, कभी कभी सच्चाई को कुछ बढ़ा के या कुछ घटा के ऐसा छाप देते हैं। इसी को कहते हैं विकृत करना। मतलब सच्चाई को कुछ बढ़ा दे या कुछ घटा दे, विकृत कर दे। तो सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक कर देते हैं। जो घटा बढ़ा के लिख देते हैं ना, छाप देते हैं, ये भला नहीं होता, इससे हानि अधिक हो जाता है। अब आइए यहां से निचोड़ निकालते हैं। अच्छा, अनेक संपादकों ने, अनेक संपादकों ने, अनेक संपादकों ने, अनेक संपादकों का मतलब सभी संपादक नहीं होते। ऐसा थोड़ी है कि जितने संपादक है सब यही कर देते हैं, नहीं। करा अनेक संपादक, अनेक संपादक
सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक कर देते हैं। निष्कर्ष, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। पता है यहां क्या ये गलत हो जाएगा? पता है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये संपादक बोलने से दुनिया के सारे संपादक आ गए। संपादक बोलने से संपादक वाला पूरा पद आ गया और कह रहा है संपादक जितने भी हैं सब सच्चाई को विकृत करते हैं। ऐसा है क्या कि सारे संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं? हाँ, अगर ये इन्होंने बोला होता कि कुछ संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं तो बड़े प्यार से निकल जाता। अगर अनेक संपादकों ने विकृत किया है तो हम निष्कर्ष निकाल लेते कि कुछ संपादक हैं ऐसे जो सच्चाई को विकृत करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने संपादक बोल दिया जिससे ये सारे संपादक आ गए और हम ये नहीं कह सकते कि सारे संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ पुलिस वालों ने चोरी करा दिया तो क्या ये निष्कर्ष निकलेगा क्या पुलिस चोरी कराते हैं? ऐसा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे पुलिस तो ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ से ये नहीं निकालता कि दुनिया के सभी संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बड़े प्यार से ये निकल रहा है, विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। ये वाला आराम से निकलता है। तो क्या लगाइएगा? निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आज वाले क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आइए देखिए इसे। कपिल ने मुन्नी टीवी पर, हद है, उनको लग रहा है अपनी मुन्नी की याद आ गई। अरे मुन्नी टीवी नहीं है, सोनी टीवी है। कपिल ने सोनी टीवी पर टाइम्स न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। बस यहीं से निकालिए, जो निकल जाएगा वही है। क्या वही है निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। बड़े आराम से ये निचोड़ यहाँ से निकल पा रहा है, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। क्यों निकल पा रहा है? क्योंकि सोनी टीवी पर टाइम्स न्यूज विद कपिल शो में कपिल ने सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता है। समाचार एंकर का पुरस्कार जीता है तो आराम से निचोड़ निकल सकता है कि कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। ये कह रहा कपिल ने दूसरी बार जीता। अरे भैया ये कहाँ दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, हमें तो कथन क्षेत्र में नहीं दिख रहा है कि दूसरी बार जीता है। गलत 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 गलत। ठीक है, बहुत आराम से बड़े प्यार से वहीं से निकालिए, कथन क्षेत्र से निकालिए, 100% सही हो। जो क्षेत्र के परे है गलत है। देखिए इसे ट्राई करिए। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। भाई ये क्लास है, ये है राम और ये श्याम, और इनको क्लास में हमेशा पहला और दूसरा रैंक मिलता है। मतलब देखिए कितना मजेदार बात है। कभी ये पहला आता है तो ये दूसरा आता है, या ये पहला आता है तो ये दूसरा आता है। मतलब हमेशा यही राम और श्याम ही पहला दूसरा आ रहा है। कभी ये पहला, कभी ये पहला, कभी ये दूसरा, कभी ये दूसरा। ये हाल है। राम और श्याम हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। निष्कर्ष ये निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं। राम को हमेशा पहला मिलता है जबकि श्याम को हमेशा दूसरा मिलता है। गलत। क्या यही 100% निकाल पा रहे कि राम ही पहला पाता है, श्याम ही दूसरा पाता है? सर ऐसा थोड़ी है। यहाँ क्रमशः वर्ड थोड़ी डाला था, बस ये बोला राम और श्याम हमेशा पहला और दूसरा पाते हैं। अब कौन पहला कौन दूसरा? सर ये 100% मैं नहीं बता सकता कौन पहला कौन दूसरा। ये क्या कर रहा है? राम और श्याम के बीच कंपटीशन बहुत कठिन है। बिल्कुल ये आराम से यहां से निकल जा रहा है। सोचिए, महसूस करिए, जब यही पहला, यही पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, यही दोनों पहला दूसरा किए तो इनके बीच कितना कंपटीशन हार्ड होगा। तो बिल्कुल ये निचोड़ निकलता है, राम और श्याम के बीच कंपटीशन बहुत हार्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। बस आज आप इसको पूरा अटेंड कर लीजिए। हमने A to Z जितने एग्जाम है सारे एग्जाम कवर कर लिए हैं। केवल बैंक को छोड़ दीजिए तो आप दुनिया का कोई एग्जाम दीजिए, आप आराम से इस क्लास को अटेंड करके दे सकते हैं। दीजिए इसे। आजकल वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। आइए निचोड़ निकालते हैं। सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं। कीमत बढ़ रहा है, क्या यहां से ये निचोड़ निकल रहा है कि जितने वस्तु सब दुर्लभ हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, मिलेंगे ही नहीं? सर ये तो नहीं निकल रहा है कि दुर्लभ होते जा रहे हैं। हाँ, मैं मन ही मन ये समझ पा रहा हूँ, ये कीमत बढ़ने का मतलब वही है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, यही मैं मन ही मन में समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये कहाँ से निकल पा रहा है? दुर्लभ होता जा रहा है।
ये कीमत बढ़ रहा है, इस बात से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वस्तुएं ही दुर्लभ हो जा रही हैं, गायब हो जा रही हैं, या अब पैदा ही नहीं हो रही हैं। दूसरा, लोग वस्तुएं नहीं खा सकते। क्या इस लाइन से कहीं से पता चल पा रहा है कौन खा पाएगा, कौन नहीं खा पाएगा, कौन मांग के खाएगा, कौन बिना मांगे खाएगा, या कौन देखेगा? कुछ नहीं पता चल पा रहा है। बस ये पता चल पा रहा है वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ से कहीं ये नहीं निकल पा रहा है कि लोग खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, या प्रजाति भी लुप्त हो जा रही है, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या बनेगा? न तो एक न तो दो आंसर करता है। कहाँ गया? हाँ चलिए इसे देखिए, मैं फिर बता दूं, अगर आपने अपना ज्ञान लगाया तो खत्म, कथन क्षेत्र में बने रहना है। ट्राई करिए इसे। जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितता के परसेंटेज के मामले में एक दूसरे से आगे है। क्या कह रहा है? जहां तक गुजरात और बिहार राज्य में जनसंख्या विकास दर का संबंध है, शायद ही कोई फर्क होगा। मतलब ये गुजरात और बिहार में जनसंख्या विकास में शायद ही कोई फर्क होगा। शायद वो लगभग हमें लग रहा है बराबर ही चल रहा है। कह रहा है जनसंख्या विकास में गुजरात और बिहार में शायद ही कोई फर्क होगा, मतलब जनसंख्या विकास में तो बराबर ही चल रहे हैं, पर अशिक्षित के परसेंट के मामले में एक दूसरे से आगे है। मतलब अगर अशिक्षित वाली बात कर दे तो एक दूसरे से आगे है, मतलब ये बराबरी पे नहीं है, आगे है, एक दूसरे से आगे है। अब कौन आगे है कौन पीछे है इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, अपना ज्ञान मत लगाइएगा। कथन में बस ये करा है एक दूसरे से आगे। अब कौन आगे है कौन नहीं आगे है हमें क्या पता। आइए निष्कर्ष, गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। क्या पता चल पा रहा है किसकी ज्यादा है किसकी कम है? अपना जनरल नॉलेज मत लगा दीजिएगा यहाँ पे कि आप बिहार को अशिक्षित कर दिए, या वहां की जनसंख्या या वहां की जनसंख्या आगे पीछे बटा गड़ा दिए। आपको जीके अपना नहीं लगाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना ज्ञान मत लगाइएगा, यहीं से निकालिएगा। तो हम जहां तक समझ पा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुजरात और बिहार में जनसंख्या किसका ज्यादा है किसका कम है, ये बात हमें नहीं पता चल पा रहा है। और ये बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है, ये भी हमें नहीं पता चल पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अपना जीके मत लगाइएगा कि बिहार को ज्यादा अशिक्षित कर दिए, अपना जीके नहीं लगाएंगे। यहां कह रहा है कि अशिक्षित के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अब कौन आगे है कौन पीछे है हमें ये कथन के क्षेत्र से पता नहीं चल पा रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो कौन सा गलत हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ये देखिए, ये हिंदी वाले कहावत बड़े आते हैं, कहावत के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब कहावत वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पहले आप विचार करिए, फिर मैं बताता हूं। अच्छा एक बात बताइए, आपने घर पे या पढ़ते समय बड़े बुजुर्गों से कहावत जरूर सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो क्या ऊंट के मुंह में जीरा होने का मतलब ऊंट या जीरा ही होता है क्या? ईद का चांद होना का मतलब ईद और चांद होता है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बड़ा आदमी छोटा सा थोड़ा सा खाना। ईद का चांद मतलब सर कभी कभी अचानक से दिखना, दर्शन देना, या दिख ही नहीं रहे, ऐसी वाली बात। तो ऊंट का मुंह में जीरा के मुहावरे में ऊंट ऊंट नहीं होता, जीरा जीरा नहीं होता, ईद के चांद में ईद ईद नहीं होता, चांद चांद नहीं होता। मतलब वो वाले शब्द किसी अन्य को रिप्लेस करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कहावत आए तो वहां वो शब्द जो दिए गए हैं उसको रिप्लेस नहीं करते, किसी अन्य को रिप्लेस करते हैं। जैसे कह रहा है सितारों का लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। तो ये कहावत है, पता है इस कहावत का क्या मतलब है? तो जब कभी कहावत आए तो उस कहावत का अर्थ समझ लिया करिए पहले यहाँ पे, तब निचोड़ लगाया करिए। इस कहानी का मतलब है, इस कहावत का मतलब है चांद का लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। मतलब ये हाल ये है कि आईएएस पीसीएस का तैयारी करिए, आईएएस पीसीएस का तैयारी करिए, कुछ नहीं होगा तो गिरते पड़ते दरोगा तो बन ही जाइएगा, गिरते पड़ते दरोगा तो बन ही जाइएगा। यही कह रहा है, चांद के लिए लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम चंद्रमा पर तो उतर ही जाएंगे। मतलब बड़े लेवल का पढ़िएगा तो गिरते गिरते छोटा वाला तो मिल ही जाएगा। ये कहने का मतलब है, इस कहावत का ये मतलब है। निष्कर्ष क्या दिया है? लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं, चंद्रमा से बड़े होते हैं। भैया ये तो वही वाली बात हो गई, ऊंट को ऊंट कह रहा है, जीरा को जीरा कह रहा है।
खगोलविद कहते हैं तारों पर जाइए चंद्रमा पर उतरियो। हो गलत 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 गलत। इस कहावत में चंद्रमा का मतलब चंद्रमा नहीं है, तारे का मतलब तारा नहीं है। तो कहावत को उनके शब्दों को रिप्लेस करके ही पढ़ा करिए। मैं सच बता रहा हूं, आप आज वाले क्लास के बाद आपको कभी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं A to Z सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। चलिए इसे देखिए, ये भी एक कहावत है, विचार करिए। सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। पता है इस कहावत का क्या मतलब है? ये यहाँ मछली का मतलब मछली नहीं है, मरी का मतलब मरी नहीं है। ये कहावत है, सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। अच्छा, जो मछली मर जाती है जिधर बहाव जा रहा है उधर ही जा रहा है। अच्छा, जो मछली जिंदा होती है वो बहाव के विपरीत भी जाती है, बहाव के विपरीत भी जाती है। तो वही है कि हम और आप मरे थोड़ी हैं, हम और आप मरे थोड़ी हैं। हम और आप अगर जीवित हैं तो सही को सही और गलत को गलत कह के उनका विरोध करना है, विपरीत जाना है। मतलब हमें अब ये नहीं है कि बिल्कुल हम मरे हुए मछली बन गए, जिधर भीड़ जा रहा है उधर ही जा रहे हैं। नहीं, हमें आप में सही और गलत पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। इस कहावत का यही मतलब है। तो कभी भी कहावत आए तो कहावत को वहां से शाब्दिक अर्थ निकाल के ही निष्कर्ष निकाला करिए। क्या कह रहे हैं? जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। भैया यहाँ जीवित का मतलब, जीवित मछली का मतलब मछली नहीं है। ठीक है, आगे किसी व्यक्ति को खुद सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल 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 यही वाला वहां से निकल के बाहर आता है कि बिल्कुल मर मत जाइए कि जिधर भीड़ जा रहा है उधर ही जाइए। आप आराम से मरी हुई मछली की तरह ऐसे मत, जिधर भीड़ जा रहा है उधर ही जा रहा है, जिधर बहाव जा रहा है उधर ही जा रहा है। आप जिंदा हैं, आप सही गलत खुद सोच समझ कर निर्णय लीजिए। तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 2 निकलता है। धैर्य रखिए। पहले मैं जानबूझ के कहावत वाला आपको पहले करा दे रहा हूँ, बाकी एक सब सामान्य सा सेंटेंस आता है तो वहां से निकालना ही होगा, वो तो कर ही लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसको कर लीजिए पहले। इसके देखिए, हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये अक्सर विद्यार्थी इसको समझ ही नहीं पाते कह क्या रहा है। मैं फिर बता दूं, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही कराता हूं। मैं A to Z जितने एग्जाम है हर एक वैरायटी को यहाँ उठा लिया हूँ। एक बार सोचिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। मैं बताता हूं इसका मतलब, समझिए। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। जो भारतीय हैं, कुछ भारतीयों को ऐसा लगता है कि आज हम जो भी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, ये हमें फिर से मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे जो भारत के लोग हैं, कुछ भारतीयों को ऐसा लगता है कि आज हम जो भी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत से मिला है। जबकि कुछ भारतीयों को ऐसा लगता है कि ये जो हम सुख सुविधा ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों से विरासत के तौर पे नहीं मिला है, ये हमें विज्ञान ने प्रोवाइड कराया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है, तो मैं भी बोलूंगा बिल्कुल ये सारी जो सुख सुविधाएं ये हमें विरासत के रूप में ही पूर्वजों से मिला है। मुझे याद भी है, पहले धान कूटने के लिए घर पे वो ढेका होता था, उसको इस तरह पैर से दबाते थे और वो जाके धानों की कुटाई करता था। तो ये पूर्वजों से ही विरासत मिला हमें, ये पूर्वज ही ऐसा करते थे धान को कूटने का। विज्ञान ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया और मॉडिफाई करके मशीन निकाल दिया। तो यहाँ यही मुद्दा है कि आज जो भी सुख सुविधाएं हैं, कुछ लोगों का कहना है नहीं ये विरासत से मिला है, पूर्वजों से मिला है, और कुछ लोगों का कहना है नहीं जो भी ये सुख सुविधाएं हम ले रहे हैं ये हमें विज्ञान दिया है। समझ गए? अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। बिल्कुल ये वाला निचोड़ यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन देखिए, कुछ इसमें विज्ञान को शामिल कर रहे हैं। तो जो विज्ञान को मान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विज्ञान, उन्हें यही लगता है कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को बनाया है। और दूसरा क्या कर रहा है, अनेक भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। अब सोचने वाली बात है, जो विज्ञान को शामिल कर रहे हैं, जिनका मानना है कि विज्ञान ने ही किया, तो वो लोग तो सच में नहीं जानते कि ये विरासत में मिला है। तो बिल्कुल अगर कुछ लोग विज्ञान को डेडिकेट कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएं हैं वो विज्ञान की वजह से है, तो फिर वो लोग नहीं जानते कि ये जो भी है विरासत है। तो दोनों यहाँ पे निहित हो जाएगा। अरे ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिंदी के कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैं तो भैया A to Z सब उठाता हूँ। पहले ये जो कठिन वाले हैं ना, जो कठिन लगते हैं, लोग समझ नहीं पाते, जो गलत कर देते हैं, पहले उनको मैं करा दूं। बाकी एक सामान्य वाला तो आप अभी थोड़ी देर में एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो क्या लगाइएगा, दोनों निकलता है। मैं या तो सब करा दूंगा, बस धैर्य बना के रखिए। चलिए इसे देखिए एक बार। कह रहे हैं ये विश्व न तो अच्छा है नहीं खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं। अच्छा, आपने अपने एक समाज में देखा होगा, ये सारे कहावत है, ये कहावत। इन प्रश्नों में थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कहावत का पहले आपको शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, तभी आप उसका निचोड़ या निष्कर्ष समझ पाएंगे। आपने अपने ही समाज में देखा होगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो बड़ा दुखी रहते हैं, कहते हैं ये बड़ा गंदा है, वो बड़ा कमीना है, ये ऐसा वो ऐसा, ये वैसा भी ऐसा, ये दुनिया बहुत गंदी है, जीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। एक तो वो, और दूसरा आपने देखा होगा वो एकदम मस्त लाइफ जी रहे होते हैं, कार से ड्यूटी गए, कार से घर आए, मस्त खाना खा रहे, मस्त घूम रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी शिमला कभी ऊटी, कभी कहीं। तो दो तरह के लोग हैं। अब जो ये घूम रहे हैं उनके लिए तो यह विश्व बहुत अच्छा है, जो एक दूसरे को कोस रहे हैं उनके लिए विश्व बहुत गंदा है। बेसिकली सब छोड़िए, आप जिस दिन जॉब में आ जाएंगे, आप जो लोग जॉब में आ जाएंगे, जब महीने का 1,70,000, 60,000, 50,000 आएगा, तब ये जिंदगी आपको बहुत हसीन लगेगी, बहुत सुंदर लगेगा कि ये विश्व कितना सुंदर है। मतलब मरने का मन ही नहीं होगा, बस मन करेगा जीते रहे। और कल के डेट में महसूस करिएगा, जॉब नहीं लगा और कभी उनसे उधार 1,000 मांग रहे, कभी उनसे 2,000 मांग रहे, कभी उनसे 1,000 मांग रहे, फिर वो लोग आपसे मांगेंगे, फिर उन्हें देना पड़ेगा, नहीं दे पाएंगे, तो ये दुनिया आपको बड़ी गंदी लगेगी। तो यही कह रहा है कि ये ना अच्छा है ना खराब है, ये आपके दुनिया का निर्माण आप खुद करते हैं, अपनी दुनिया का निर्माण आप स्वयं करते हैं। मतलब जैसे आपके कर्म होंगे वैसी दुनिया आपको लगेगी। तो आइए निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ लोगों को यह विश्व अच्छा लगता है, बिल्कुल यही निकल रहा है। कुछ लोगों को यह विश्व खराब लगता है, यही निकल रहा है। आराम से कहावत को समझिए, वहां उसका निचोड़ निकालिए। चलिए आगे देखिए, कहां गया क्वेश्चन, आजा। ठीक, इसे देखिए। अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता है तो प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। कह रहे जो अच्छी आवाज है ना, अच्छी आवाज, जैसे पवन सिंह जन्म ले लिए, खेसारी लाल जन्म ले लिए, तो ये इनको बाय बर्थ मिला है। ये जो है ये भगवान का देन है, ये अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन इसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में बेस्ट करने के लिए प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। मतलब ठीक है, आप जन्म लिए, आपका गला भगवान ने अच्छा दिया है, तो आपको ऐसा नहीं है अच्छा दिया है तो ये अपने आप से अच्छा रह जाएगा, नहीं, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, खूब गाइए, अभ्यास करिए, तभी आपका गला अच्छा रहेगा। तो वही कह रहा है अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, इसे बेहतर बनाने के लिए, बेस्ट करने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, प्रकृति की देन को भी पालन पोषण की जरूरत होती है, तो बिल्कुल यही निकल रहा है। तभी तो कह रहा है प्रकृति की देन है, लेकिन बेस्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब इसको भी पालन पोषण की जरूरत है। दूसरा, यदि आपकी आवाज अच्छी ना हो फिर भी आप अभ्यास जारी रख सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छा नहीं भी गाते तो भी अपना गला फाड़ सकते हैं, चिल्ला चिल्ला के गा सकते हैं, सही बात गा सकते हैं। पर्सनल लेवल पे तो लग ही रहा है कि हमारा जिंदगी काहे नहीं गा सकते, एकदम चिल्ला चिल्ला के गा सकते हैं, गला फाड़ सकते हैं, कोई भले गाली दे लेकिन गा ही सकते हैं। लेकिन बात यह है पर्सनल लेवल पे नहीं जाना है। फिर मैं कह रहा हूं पर्सनल लेवल पे नहीं जाना है। क्या कथन पे कहीं पता चल रहा है जिसका आवाज अच्छा नहीं है वो क्या करना है? क्या कथन में कहीं पता चल रहा है जिसका आवाज अच्छा नहीं है उसे क्या करना है? तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला कथन क्षेत्र से बाहर हो गया कि जिसका आवाज अच्छा नहीं है उसे क्या करना है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये वाला निष्कर्ष निकलता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, चलिए इसे देखिए, प्यार से देखिए, करिए आंसर। माता पिता अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मतलब मम्मी पापा अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आइए निचोड़ निकालते हैं। इन दिनों मम्मी पापा का आर्थिक स्थिति सही हो गया। अरे भैया, हमको तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ कहीं लिख रहा है कि मम्मी पापा के पास पैसा बहुत आ गया है।
क्या यही निचोड़ निकल रहा है कि कोई भी कीमत चुकाने का मतलब पता है, समझने क्या है? मुझे खेत बेचना पड़ जाए तो भी हम खेत बेच देंगे, घर बेचना पड़ जाए घर बेच देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर। तो कह रहे मम्मी पापा अपने बच्चे को बेहतर के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। निष्कर्ष, इन दिनों सभी मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति सही है, ये हमें तो नहीं निकल पा रहा है कि सबका आर्थिक स्थिति सही है। दूसरा, मम्मी पापा को स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए एक जुनून है, बिल्कुल यही निकल रहा है, बिल्कुल ये जुनून है, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो ये वाला वहां से निकल रहा है। बस दो बातों का ध्यान रखिएगा, आराम से उसमें से निकालिएगा, वही निष्कर्ष है। अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, करिए से। कैक्टस के पौधे में मोटे पत्ते होते हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब एक कैक्टस का पौधा है, उसका अपना नेचर है कि उसका मोटा पत्ता है और उसे कम पानी की आवश्यकता होती है। आइए निचोड़ निकालते हैं। कैक्टस के पौधों को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी की उपलब्धता कम है। बड़े प्यार से ये वाला निष्कर्ष निकल रहा है ये, क्योंकि वो सीधे कह रहा है ये जो है इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये निचोड़ आराम से निकल जा रहा है कि उन स्थानों पर उगा सकते हैं जहां पानी की उपलब्धता कम है। आगे, मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अरे भैया, कहीं से पता चल पा रहा है क्या कि जितने मोटे पत्ते वाले सबको कम पानी लगता है? ये तो नहीं पता चल पा रहा है। अरे वो कैक्टस की बात कर रहा था कि उसका बाय डिफॉल्ट मान लीजिए मोटा पत्ता है तो वो कम पानी में भी उग जाता है। तो यहाँ से ये थोड़ी पता चल पा रहा है कि जितने मोटे पत्ते वाले सब कम पानी लगेंगे। गलत, ये वाला नहीं निकलता है, ये निकलता है। जो यहाँ से निकल जाए 100% सही हो, वही निष्कर्ष सही है। चलिए इसे देखिए, ये भी एक कहावत है, अक्सर आपने अपने बाबा दादी या मम्मी पापा से सुना होगा, विपत्ति एक अच्छी शिक्षक होती है। मतलब जब मुसीबत आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। देखिए इसे, कह रहा है गरीब लोग शिक्षित होते हैं। हमको तो नहीं दिख रहा है गरीब लोग शिक्षित होते हैं। कथन से कहीं नहीं पता चल पा रहा गरीब लोग शिक्षित होते हैं। कथन में बस यही कह रहा है विपत्ति आता है तो कुछ सिखा के जाता है। तो ये कहाँ पता चल पा रहा है गरीब कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं? ये विपत्ति सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल यही निकल रहा है, विपत्ति सीखने का अवसर प्रदान करता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। कहाँ गया, आ जाओ। हाँ, ये वाला तो करा ही दिया। दुनिया न तो उचित है न ही अनुचित, यह व्यक्तियों की मन की स्थिति है। ये वाला तो अभी करा दिया। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, यह विश्व न तो अच्छा है न ही बुरा, दुनिया मनुष्य अपने जीवन का निर्माण, अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। बस वही वाली बात ये भी है। तो कुछ लोगों को दुनिया अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा अच्छा नहीं लगता। इसे देखिए, इसे देखिए क्या कह रहा है। एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने मित्रों को यह फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा, अच्छा कोई किसी को सुझाव कब देता है? सोचिए अपने रियल लाइफ में, ये कोई किसी को सुझाव कब देता है? कोई किसी को सुझाव तब देता है जब वो चीज उसे अच्छा लगता है। तो कह रहा है एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने मित्रों को भी यह फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। लीला को फिल्म देखने में मजा आया, बिल्कुल ये निष्कर्ष निकलता है। ये मत बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला उसको मजा आया। अरे मुझे पता चल रहा है, क्योंकि अगर वो उसको अपने फिल्म को अपने सभी मित्रों को देखने का सुझाव दे रही है तो बिल्कुल उसे मजा आया है, ये निचोड़ हम निकाल ही सकते हैं। हाँ, बहुत कमीने फ्रेंड वो होते हैं जिनको मजा नहीं आया होता, उनका अपना पैसा बर्बाद हो गया होता है, तो आपसे बोलेंगे भाई देख के आओ बड़ी अच्छी मूवी है, और जब आप देखने जाएंगे तो पूरा मूड खराब रहेगा, उसको 100 गाली देंगे। तो वो कमीने मित्रों की बात नहीं हो रही है। ये एक सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई किसे एडवाइज कर रहा है तो वो उसे अच्छा लगा है तभी दूसरे को भी देखने के लिए एडवाइज कर रहा है। तो ये निचोड़ निकल सकता है कि उसे मजा आया और वह चाहती है कि उसके मित्र भी देखे, बिल्कुल ये भी निचोड़ निकल रहा है, तभी वो अपने मित्र को भी बोलेगी देखने के लिए, ऐसा कह रहा है। तो दोनों निकलता है। बस थोड़ी देर का और है, उसके बाद मैं आपको या तो केस समझा दो, बस हो जाएगा, समझिए। हाँ, इसे देखिए क्या है, साइकिल चलाना व्यायाम का एक अच्छा रूप है। ठीक है,
कह रहे जो साइकिल चलाना है ना व्यायाम का एक अच्छा रूप है। हालांकि व्यायाम के लिए योगा करिए, दौड़िए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, वो कह रहे हैं कि साइकिल चलाना व्यायाम का एक अच्छा रूप है। कह रहा है जो लोग साइकिल नहीं चलाते वो सभी अस्वस्थ हैं। ऐसा पता चल रहा है क्या भैया? क्षेत्र को हम ध्यान से देख रहे हैं, हमको तो नहीं पता चल पा रहा है जो साइकिल नहीं चलाते वो बीमार पड़ जाते हैं। अरे बस ये पता चल रहा है कि साइकिल चलाना व्यायाम का एक अच्छा रूप है। तो जो नहीं चलाते क्या हो जाते क्या नहीं हो जाते यहाँ से पता नहीं चल रहा है। जो साइकिल चलाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कहीं लिखा है क्या जो साइकिल चलाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा? गलत। यहाँ से ये पता चल रहा है कि व्यायाम का एक रूप ये भी है, लेकिन जो चलाएगा बीमार नहीं पड़ेगा ऐसा तो कथन में कहीं नहीं पता चल पा रहा है। तो ये कथन क्षेत्र से परे है। चलिए हाँ इसे देखिए, करिए इसे। कह रहा राजनेता अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में आए। राजनेता अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में आए। निष्कर्ष सभी राजनेता अमीर हैं। अच्छा एक बात बताइए, कहीं अमीर की परिभाषा लिखा है क्या कि अमीर किसको मानना है? पर्सनल लेवल पे मत चले जाइए कि आप पर्सनल लेवल पे आपकी सोच है कि जिसके पास कार रहता है वो अमीर रहता है, ऐसे मत सोचिएगा। कथन में कहीं पता चला अमीर को किसको बोला जा रहा है? कह रहे राजनेता अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में आए, तो हमें कहां से पता चल पा रहा है सभी राजनेता अमीर है? गलत। राजनेताओं के पास कार है। देखिए ये लाइन ध्यान से देखिए, राजनेता अपनी कारों में आए, अपनी कारों में है ना, अपनी कारों में, तो यहां से निचोड़ निकल जाएगा कि राजनेताओं के पास कार है। राजनेता सार्वजनिक समारोह में आते हैं, तो चूंकि समारोह में पहुंचे इसीलिए तो पहुंचे, वो आते हैं इसीलिए पहुंचे, तो ये भी निचोड़ निकल जाएगा कि समारोह में आते हैं, समारोह में आते हैं तभी तो पहुंचे, ये भी निकल जाएगा। तो जब दो से ज्यादा निष्कर्ष होते हैं तो विकल्प फिर अलग आता है, तो क्या लगेगा? 2 व 3 अनुसरण करता है। चलिए इसे देखिए। हाँ ये वाला तो वही बात है, मम्मी पापा अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क देने के लिए तैयार है। मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल यही। अच्छी शिक्षा केवल उच्च से नहीं, ये गलत। अच्छी शिक्षा केवल शुल्क देके ही प्रदान किया जा सकता है, ये गलत है। क्या मैं आपको बुरी शिक्षा दे रहा हूं? आप जाके किसी भी पेड कोर्स पे मेरे वीडियो का कंपेयर कर लीजिएगा, अगर उनसे बेस्ट कंटेंट नहीं है मेरा तो आप वीडियो को लाइक मत करिएगा। तो ये कह देना कि केवल शुल्क देके ही अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, ये कहना गलत है। फ्री में भी अच्छा जो है अच्छा शिक्षा प्राप्त हो जाता है। चरम सीमा पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और भी तरीके हैं अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का, केवल शुल्क देके ही प्राप्त नहीं होता। हाँ एक बड़ा ही धर्म संकट है, पढ़िए इसे फिर मैं बताता हूं। अच्छा एक बात और समझिए, लॉजिकल रीजनिंग में कई सारे चैप्टर हैं, जैसे कथन पूर्वधारणा है, कथन कार्यवाही है, कथन तर्क है, कथन कारण है, कारण एवं प्रभाव है। तो ये बहुत सारे चैप्टर हैं, वो सारे मैंने आपको पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है और बेस्ट पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाके जरूर अटेंड कर ले। अच्छा एक बात बताइए, सोच के बताइए, बहुत सोच समझ के बताइए। अगर मान लेते हैं कैलेंडर होता, तो कैलेंडर में अगर हमें ये चेक करना है कि शताब्दी लीप वर्ष किसे है कहते हैं, तो पूरी दुनिया बाधित है 400 से ही भाग देके चेक करेगा। अगर हमें चेक करना है लीप वर्ष कौन सा है, तो पूरी दुनिया 4 से ही भाग देके चेक करेगा कि लीप वर्ष किसे है। मतलब शताब्दी लीप वर्ष चेक करना है तो 400 से भाग देके चेक करेगा, लीप वर्ष चेक करना है तो 4 से भाग देके चेक करेगा। तो यहाँ तो पूरी दुनिया बाधित है। लेकिन इन चैप्टर में जो कथन वाले चैप्टर होते हैं, ये तो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है। तो कुछ एग्जामिनर का कहना होता है कि जो कार्यवाही होती है उसको निष्कर्ष के तौर पे मत लीजिए, जबकि कुछ एग्जामिनर का कहना होता है कि नहीं कार्यवाही को निष्कर्ष के तौर पे लीजिए। अब बात है हमें क्या करना चाहिए, तो 99% केस में हमने ये देखा है कि कार्यवाही को निष्कर्ष के तौर पे स्वीकार किया है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे मान लीजिए आपके मम्मी आपके पापा आपसे बोल रहे हैं बाबू मुझे जोर से ठंडक लग रहा है और मुझे फीवर आ रहा है और मुझे कपकपी हो रहा है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो आप यही तो निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि पापा जी को चद्दर उड़ा दिया जाए और पापा जी को दवा दे दिया जाए।
तो जो ये कार्यवाही कर रहे हैं ये भी तो एक निष्कर्ष है, निचोड़ है, रिजल्ट है। तो 99% केस में कार्यवाही को निष्कर्ष के तौर पे स्वीकार करता है, एक आधा % कभी कभी नहीं करता। तो ये ऑब्जेक्शन के माध्यम से बातें क्लियर हो जाती हैं। तो घबराना नहीं है, इसका आंसर करना है। क्या कह रहे हैं? बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई रेल दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब जब बारिश होता है तो जमीन खिसकता है, जिससे रेल पटरियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, उससे क्या हो रहा है, रेल दुर्घटनाएं होती हैं। निष्कर्ष, बारिश के मौसम में रेलगाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या यही निष्कर्ष है कि बारिश के समय जो है ट्रेन में रोक दीजिए? नहीं। दूसरा, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल 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 यही वाला निकलता है। मतलब ये कार्यवाही को भी हम निष्कर्ष के तौर पे लेते हैं। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि कार्यवाही को निष्कर्ष के तौर पे नहीं लेते। अरे ठीक है, बहुत ज्यादा नियम कानून इस चैप्टर में मत बनाइएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व करिएगा, पढ़ के जो निचोड़ निकालिएगा वही निष्कर्ष है। तो अगर मान लेते हैं बारिश के समय जो है रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो भूस्खलन से बचने के लिए सरकार को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये वाला निष्कर्ष निकलता है। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले देख के जरूर जाइएगा। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। कह रहा है उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। अच्छा एक बात बताइए, उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सभी कपड़े महंगे हैं? क्या ज्यादातर वर्ड या अधिकांश वर्ड सभी को टच करता है? अगर मैं बोलूं मेरे कोचिंग से ज्यादातर बच्चों का नौकरी लग गया, तो क्या इसका ये मतलब है सबका लग गया? नहीं सर, ये मतलब तो नहीं है, क्योंकि ये वर्ड 100% को टच नहीं करते। अगर आप ये बोल रहे हैं आपके कोचिंग से ज्यादातर बच्चों का नौकरी लग गया, तो उसमें कुछ का नहीं लगा है, ये अंडरस्टूड है। मैं बोलूं जो है युद्ध में अनेकों सैनिक घायल हुए या अनेकों सैनिक मारे गए, तो अनेकों मारे गए, तो यहां अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं मारे गए। अधिकांश लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो यहां अंडरस्टूड है कि कुछ का चयन नहीं हुआ। तो वही बात है, क्या कह रहा है, उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे हैं, ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। तो यहां से हमें एक निष्कर्ष निकालना है, उस दुकान के ज्यादातर कपड़े महंगे। निष्कर्ष एक, उस दुकान में कोई सस्ता कपड़ा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर का मतलब ये नहीं होता कि सब महंगा ही है, सस्ता है ही नहीं। तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा कि कोई सस्ता कपड़ा नहीं है। दूसरा वाला, उस दुकान में हैंडलूम के कपड़े सस्ते हैं, ये तो दूर दूर तक गलत, क्योंकि हैंडलूम का यहाँ से कोई जिक्र है ही नहीं। ये कह रहा है उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, सस्ते कपड़े भी हैं। तो बिल्कुल जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और बोलेगा ज्यादातर महंगा है, तो वहां ये छिपा हुआ है कि कुछ सस्ता भी है। तो यहाँ कुछ सस्ता भी है, कुछ सस्ता भी है, ये सही हो जाएगा। और ये वाला, उस दुकान के कुछ कपड़े महंगे हैं, अरे जब सीधा सीधा बोल रहा है ज्यादातर महंगा है, ज्यादातर महंगा है, तो कुछ महंगा कहाँ बोल सकते हैं? सिलॉग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि सिलॉग होता है तो वहां कम से कम या कुछ या ज्यादा से ज्यादा, अधिकांश का मतलब कुछ ही होता है। अरे ये दूसरा चैप्टर है, तो सीधे सीधा बोल रहा है ज्यादातर कपड़ा महंगा है, तो फिर कुछ महंगा बोलना तो गलत हो जाएगा। तो इस लाइन में अंडरस्टूड होता है कि ज्यादातर कपड़ा महंगा है, तो वहां छिपा हुआ है कि कुछ सस्ता कपड़ा भी है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया। हाँ इसे देखिए, मेरी कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मनीष तीव्र बुद्धि का नहीं है। लगाइए दिमाग, मेरी कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मनीष तीव्र बुद्धि का नहीं है। मतलब कोई होगा मनीष, वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। क्या निचोड़ निकलेगा, मेरे क्लास के जितने हैं सब तीव्र बुद्धि वाले हैं। मान लीजिए कोई बाहरी मनीष है, वो तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो पता है यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहाँ से निष्कर्ष ले रहा है फिर तो मनीष मेरे क्लास का नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में सब तीव्र बुद्धि वाले ही हैं। और अगर कोई मनीष है जो तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो फिर पक्का वो मेरे क्लास का नहीं है। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि नहीं है, कुछ छात्र नहीं है, ये तो सीधे गलत हो जाएगा जब सीधे बोला सभी तीव्र बुद्धि वाले हैं। मनीष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अरे मेहनत करेगा नहीं करेगा इस ये कथन से क्या लेना देना। तीसरा, मंद बुद्धि लोग छात्र नहीं है, मंद बुद्धि का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। मनीष मेरी कक्षा का नहीं है, ये 100% सही है, ये 100% सही है। चलिए इसे देखिए, हाँ ये इस बार एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ होगा, एक विकल्प ऐड हुआ, या तो एक या तो दो। ये कब लगाना है मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, एक बार पढ़िए आप।
क्या कह रहा है, नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। अंकित लंबा है। अच्छा, निष्कर्ष कैसा होता है सर? निष्कर्ष कथन से आता है और 100% सही होता है। 100% सही होता है, वही होता है निष्कर्ष। नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करेंगे। अंकित बहुत लंबा है। अच्छा सोचिए, क्या दुनिया में ऐसा बोला क्या कि दुनिया में केवल अंकित ही लंबा है? ऐसा तो नहीं बोला। तो नर्सें केवल लंबे लोगों से शादी करेंगी, अंकित भी लंबा है, तो दुनिया में तो बहुत सारे लंबे होंगे, बहुत सारे लंबे होंगे। अच्छा, उसी लंबों में एक अंकित भी है, तो सोचने वाली बात है। अब नर्स का शादी किसी अन्य लंबे से भी हो सकता है, या हो सकता है क्योंकि अंकित भी लंबा है तो हो सकता है उसी से हो जाए। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष वही होता है जो 100% सही होता है। कह रहा अंकित की शादी नर्स से हुई है। क्या मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि अंकित ही नर्स से शादी किया है? सर ऐसा तो नहीं बोल सकते। क्या पता दुनिया में बहुत सारे लंबे हैं, क्या पता नर्स किसी और लंबे से कर दिया हो। सर 100% तो नहीं बोल सकते, तो गलत बोलना पड़ेगा। इसे देखिए, अंकित की शादी सर नर्स से नहीं हुई। क्या मैं 100% बोल सकता हूँ अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई? सर आप 100% नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि अंकित भी लंबा है, तो संभावना है क्या पता वो लंबा है तो उसी से ही नर्स शादी कर ले। तो 100% ये भी नहीं बोल सकते। और जब आप 100% नहीं बोल सकते तो फिर आपको गलत ही बोलना पड़ता है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिए, ये दोनों निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। होना इन्हीं में से ही कोई है, होना इन्हीं में से ही कोई है, होना इसी में ही से ही कोई है। या तो भैया अंकित की शादी नर्स से हो जाएगी, या नर्स किसी और से शादी कर लेगी तो अंकित की शादी नर्स से नहीं होगी। होना इन्हीं में से एक है, तो इसी को कहते हैं या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। अरे क्लियर है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। और मुख्यमंत्री कृषि मंत्री पे बड़ा नाराज है और उन्होंने बोला कि या तो आप कल तक इस्तीफा दे दीजिए, या तो बर्खास्त होने के लिए तैयार रहिए। या तो कल तक इस्तीफा दे दीजिए, या तो बर्खास्त होने के लिए तैयार रहिए। अब निष्कर्ष नंबर 1, कृषि मंत्री इस्तीफा दे देंगे। निष्कर्ष नंबर 2, कृषि मंत्री बर्खास्त हो जाएंगे। तो क्या आप 100% बोल पाएंगे इस्तीफा दे देंगे? सर 100% तो नहीं बोल सकता, क्या पता बर्खास्त करना पड़े। ठीक है, क्या आप ये 100% बोल देंगे बर्खास्त करना पड़ेगा? सर ये भी 100% नहीं बोल सकते, क्या पता इस्तीफा ही दे दे। तो दोनों 100% सही नहीं बोल सकते। लेकिन सोचिए, होना तो इसी में एक है, या तो वो इस्तीफा ही दे देंगे या तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ये होता है या तो एक या तो दो, यानी होना उसी दो में एक हो तो वहां लगाते हैं या तो एक या तो दो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे करिए, यहां आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। श्री विनीत विश्वविद्यालय एक्स के अध्यक्ष पद के लिए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से एक है। मान लीजिए बहुत सारा फॉर्म पड़ता है, फिर उसमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। मान लीजिए 10,000 फॉर्म पड़ा, उसमें से 10 लोग शॉर्ट लिस्टेड किए गए कि इसी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना है। तो इसी शॉर्ट लिस्टेड में किसका नाम आ गया? इसी शॉर्ट लिस्ट में विनीत का नाम आ गया है। अब हमें यहां से निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष वही होता है जो 100% सही हो। कह रहा है श्री विनीत को विश्वविद्यालय एक्स का अध्यक्ष चुना जाएगा। क्या आप 100% कह सकते हैं विनीत को चुना जाएगा? सर 100% तो नहीं कह सकते, उसका नाम है, इसमें हो सकता है कोई और चुन लिया जाए। तो 100% सही तो नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। 100% सही नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है श्री विनीत को एक्स का अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जाएगा। कह रहा है इसको नहीं चुना जाएगा, ये क्या 100% सही है? सर 100% सही तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका नाम है तो क्या पता इसको चुन ही लिया जाए। तो 100% सही ये भी नहीं है, 100% सही ये भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, होना इसी में से कुछ है, होना इसी में से कुछ है। या तो उसका चयन हो जाएगा या तो चयन नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या लगाइएगा? या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हाँ ये कह रहा है बाह्य स्रोत से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिर अस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। क्या कह रहे हैं? बाह्य स्रोत। अच्छा बाह्य स्रोत समझ रहे हैं? हाँ, बाह्य स्रोत जैसे मोबाइल हो गया, सिनेमा हो गया, पिक्चर पैलेस हो गया, वेब सीरीज हो गया। यहां से जो आप आधे घंटे 1 घंटे की खुशी लेते हैं ना, ये क्षणिक होती है। मतलब अभी शिल्पी राज का गाना सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, खुश है खुश है खुश है, और जैसे ही फोन रखेंगे फिर वही दुनियादारी, वही टेंशन। तो वही कह रहा है जो बाह्य स्रोत से आप खुशी लेते हैं वो क्षणिक होता है,
क्षणिक होता है, हटा दिए खुशी खत्म। लेकिन जो अस्थाई खुशी होता है अंदर से आता है, जब आपका एकदम मन शांत हो जाता है, सारी मोह माया खत्म हो जाती है, फिर जो अंदर से खुशी रहता है वो परमानेंट रहता है। आइए यहाँ से निचोड़ निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी अनुभव नहीं कर सकता, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि बाहर वाला अनुभव नहीं कर सकता? सीधे गलत है। और ये वाला सिनेमा से मिलने वाली खुशी अस्थाई नहीं होती। अब बहुत से विद्यार्थी को लगेगा सर 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 ये जो है कथन क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि सिनेमा डाल दिया। सिनेमा कथन क्षेत्र से बाहर है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ बाह्य स्रोत का क्या मतलब है? अगर उसने डाल दिया बाह्य स्रोत बाह्य स्रोत बाह्य स्रोत, तो अंडरस्टूड हो गया कि बाह्य स्रोत में सिनेमा, मोबाइल, यही सब तो आते हैं। तो बिल्कुल ये निचोड़ निकल जाएगा, सिनेमा से मिलने वाला खुशी अस्थाई नहीं होता। गलत। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो कर ही लेंगे। एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। मान लीजिए कोई अच्छी वाली पुस्तक है तो वो महंगी होने पर भी बिक जाती है। निष्कर्ष कुछ ये वाला पहले होते हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। क्या यहाँ से ये पता चल पा रहा है कि ज्यादा किताबें महंगी हैं या ज्यादा किताबें सस्ती हैं? ऐसा तो नहीं पता चल पा रहा है। कथन से कहीं नहीं पता चल पा रहा है कि ज्यादातर किताबें महंगी हैं ज्यादातर सस्ती हैं। कह रहा है एक अच्छी पुस्तक, मान लीजिए कोई अच्छी वाली पुस्तक है, भले ही महंगा है बिकी जाता है। तो अधिकांश किताबें महंगी, ये तो नहीं पता चल पा रहा है। कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, बिल्कुल यही निकल रहा है, यही निकल रहा है। कुछ किताबें अच्छी होती हैं और महंगी रहती है तो निकली जाती है। चलिए इसे देखिए, ये तो कर ही लेंगे। इसे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताइएगा। और हाँ ये देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों द्वारा बनाया गया। निष्कर्ष निकालिए। टीम में 90% तेज गेंदबाज है। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि जितने परसेंट गेंदबाज रहते हैं उतने परसेंट रन वो बनाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी निष्कर्ष 100% सही निकलता कि 90% रन गेंदबाजों ने बनाया है। तो इससे ये रिजल्ट थोड़ी निकल सकता है कि टीम में 90% तेज गेंदबाज ही है। ऐसा भी मैच में होता है कि एक ही खिलाड़ी 90% रन अकेला बना देता है। तो सर ये 100% सही नहीं हो सकता। क्या ये कहीं से पता चल पा रहा है प्रारंभिक बैट्समैन तेज गेंदबाज थे? कहीं से पता चल रहा है क्या कि शुरुआत में ही बैटिंग करने के लिए गेंदबाजों को ही भेज दिया था? सर ये भी 100% पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है शुरुआती बैट्समैन आउट हो गए हो और जो है जाके रन इन्होंने बना दिया हो। तो निष्कर्ष वही होता है जो 100% सही होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए हाँ इसे देखिए। हाँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो अभी आप एक भयानक गलती करने वाले हैं और डंडे से पिटाई होगी, क्योंकि मैं यहाँ आपकी गलती बताने वाला हूँ। आप गलती क्या करेंगे, करिए इसे। कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पढ़ लिया। आइए निचोड़ निकालते हैं। कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। गलत, क्योंकि एकमात्र कोचिंग से ही अच्छा नंबर आएगा, चरम सीमा पे नहीं आना चाहिए। बच्चा खुद पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकता है। यहाँ ये मम्मी पापा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। अब आपको लग रहा होगा सही है, क्योंकि ये पढ़ते ही मम्मी पापा का चेहरा याद आ गया होगा कि सही बात है, हमारे मम्मी पापा तो यही चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर लाए। फिर भावनाओं में नहीं बह रहे। आप नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। मैं 50 बार कह दिया कि आपको अपना ज्ञान, अपना फीलिंग अपने जेब में रखना है। आपको कथन के बाहर नहीं जाना है। आप कहाँ पता चल रहा है यहाँ से कि मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या कि मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? तो जब मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं कथन में नहीं पता चल रहा है, तो आप कथन क्षेत्र से परे क्यों जा रहे हैं? भावनाओं में ना बहे। मैं फिर कह रहा हूं, खूब बड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए। भावनाओं में ना बहे, अपना ज्ञान ना झाड़े, कथन के क्षेत्र में बने रहे, बने रहे। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे लगता है अब हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हमें लगता है सब आप कर ले जाएंगे। चलिए एक और करा देता हूं, बस लास्ट इसी पे हम क्लास को रोकते हैं। अच्छा हमें पहले एक बात बताइए, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, और निश्चित संभवतः सत्य, संभवतः असत्य क्या होता है? संभवतः सत्य या असत्य क्या होता है? ये आखिरी क्वेश्चन, एक बार बताइए इसे। मैं बताता हूं। सत्य का मतलब यह हुआ कि फिर सत्य का मतलब उसमें थोड़ा भी असत्य का गुंजाइश नहीं है।
असत्य का मतलब फिर उसमें सत्य का गुंजाइश नहीं है। और संभवतः सत्य या असत्य का मतलब उसके सही होने की भी संभावना है, गलत भी जा सकता है। संभवतः असत्य का मतलब असत्य का भी संभावना है, सही भी जा सकता है। जैसे देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए इस तरह के कभी कभी विकल्प बन जाते हैं। क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है, इस चेंबर में गैस है, इस चेंबर में गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अच्छा एक बात बताइएगा, नाइट्रोजन गैस है तो और भी तो गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन एक गैस है, इस चेंबर में गैस है। तो सोचने वाली बात है, अगर इस चेंबर में गैस है तो हो सकता है नाइट्रोजन ही हो, या ऐसा भी हो सकता है दुनिया में बहुत सारी गैस है, कोई अन्य गैस हो। तो आइए देखते हैं, निष्कर्ष कह रहा है इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। क्या आप 100% कह सकते हैं कि इस चेंबर में नाइट्रोजन ही है? सर 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि चेंबर में गैस है तो हो सकता है नाइट्रोजन के अलावा कोई और हो। तो सर 100% सही तो नहीं बोल सकते। क्या आप 100% असत्य बोल सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं? सर 100% असत्य भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है और चेंबर में गैस है तो हो सकता है नाइट्रोजन ही हो। तो सर 100% असत्य भी नहीं बोल सकते। अच्छा निश्चित रूप से असत्य या असत्य तो एक ही बात है। ये वाले विकल्प को देखिए, संभवतः असत्य या सत्य। सर इस वाले लाइन की संभावना सही होने की भी है, इस वाले लाइन की संभावना गलत होने की भी है, क्योंकि चेंबर में गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो संभावना है कि नाइट्रोजन ही उसमें हो, सही होने की भी संभावना है। या ऐसा भी हो सकता है सर नाइट्रोजन के अलावा कोई अन्य गैस भी वहां पे हो। तो इस वाले लाइन के सही होने की संभावना भी है, नहीं भी है, तो हम क्या लगाएंगे, संभवतः सत्य या असत्य। तो इसी के साथ हमारा कथन एवं निष्कर्ष खत्म होता है। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस दो बातों का ध्यान रखिएगा, कथन से निकालिएगा 100% सत्य हो, और क्या नहीं करना है, क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, चरम सीमा पर नहीं जाना है। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को आप अपने स्टेटस पे डालेंगे और वहां लोगों को रिकमेंड करेंगे इसे एक बार जरूर देखें। और अगर आपका कोई डाउट है या क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मनीष यादव सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।